हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके मार्च एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका की जो है कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं होता, और जो है इनका शेप यानी कि इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। तो आंसर क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। ठीक है, तो यानी कि समुद्री तल पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वो आपने बताना है। तो आंसर है 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर है। ठीक है, तो देखो मिल्क जो है वो भी मिक्सचर है, सॉइल भी, फ्रूट जूस भी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सारे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का केमिकल सिंबल क्या है? Ag। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ऑक्यूपाइड इन एम शेल, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? आंसर है 18। अगला है हु डिस्कवर्ड एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? आंसर है जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में कौन सा ऑर्गेनल जो है वो नहीं होता? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, तो किचन ऑफ द सेल जो है वो किसे कहा जाता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड, टेंडन, लिगामेंट। आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि उपरोक्त सारे। नेक्स्ट है कोकोनट हस्क इज मेड अप ऑफ डैश टिश्यू, तो कोकोनट हस्क जो है वो कौन से टिश्यू से बना होता है? स्कैरेंचाइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, when a body freely falls toward the earth then its total energy, तो जब एक बॉडी जो है वो फ्रीली जो है वो गिरती है, तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या होता है? वो स्थिर रहता है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में कि जो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाता है? इज लीस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे कम रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, तो स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, तो खाली जगह पर जो साउंड का जो है स्पीड है वो क्या होता है? तो आंसर होना चाहिए इसका 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में जो है कभी भी जो है साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 340 दिया गया है, 380, 600, 300 मीटर है, तो हमें पता होना चाहिए कि असल में जो हवा में जब कि जो साउंड है वो ट्रेवल करता है ना, तो वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से जो है वो हवा
जो है वो मतलब साउंड जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जब सामान्य तापमान होता है यानी कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो हवा में जो साउंड है उसकी स्पीड जो है वो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। जबकि जो है अगर ठंडी हवा है या जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे 300 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस टाइम पे हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि राइस मेज प्रोवाइड अस डैश फॉर एनर्जी। तो जो राइस है और जो मेज है ना, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं एनर्जी के लिए? तो ये हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से कोई 14 क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो टेम्परेचर आपको दिया गया है इसे सेल्सियस स्केल में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए? फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। 373 केल्विन है, ठीक है, उसमें से 273 माइनस कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो जब इसको माइनस करोगे ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, 500 केल्विन है, उसमें से 273 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7। इसके बाद 9 में से 7 माइनस किया हो जाएगा 2, ठीक है। और उसके बाद जो है 5, यानी कि इसने कैरी दिया था ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस किया तो हो जाएगा 2, यानी कि 227 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड वी वियर ड्यूरिंग द समर, यानी कि समर में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए वो हमने बताना है, ठीक है। तो देखो, वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, आंसर पंजाबी मीडियम में भी साथ साथ ही दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो पसीने को इजीली सोख लेते हैं, ठीक है, और जो है बॉडी से जो हीट है वो बाहर निकलने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो जो है इस वजह से हमें गर्मी में जो है कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई कैन वी नॉट सी एन एटम विद नेक्ड आईज, यानी कि हम बिना किसी चीज की हेल्प के जो एटम है उसको क्यों नहीं देख पाते? तो क्यों नहीं देख पाते? एटम्स जो होते हैं साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, तो ये नेक्ड आईज से देखना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जनरली जो एटॉमिक जो मतलब कि एटम्स होते हैं उनका जो रेडियस होता है वो नैनोमीटर्स में नापा जाता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 10 की भी पावर -10 है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है नेम द 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एन एटम। तो एटम के 3 जो प्रिंसिपल हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, वो आपने बताना है। तो जो प्रोटॉन्स होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे याद रखोगे, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल या नो चार्ज, ठीक है। तो इसका ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फिर वो नेगेटिवली चार्ज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, कि गिव केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम निट्रेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो पोटेशियम निट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है वो हमने बताना है। तो जो पोटेशियम निट्रेट होता है, पोटेशियम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? के, ठीक है। और जो निट्रेट ग्रुप है ना, तो इसके लिए जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा NO3। तो पोटेशियम निट्रेट हो जाएगा, जो केमिकल फॉर्मूला है वो है KNO3। इसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम के लिए हम लोग यूज करते हैं Ca, ठीक है। और क्लोराइड जो है इसमें जो है वो क्लोराइन के 2 एटम्स होते हैं, तो यहाँ पर Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखो, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन दे की लाभहन ओ तुसी दसना है, ठीक है। तो देखो, इसको दूध के लिए जो है वो एनिमल्स को पाला जाता है, इसके अलावा जो है वो अच्छी क्वालिटी के मीट के लिए, फाइबर के लिए, स्किन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज द सेल कंसीडर्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सेल है वो सबसे छोटा लिविंग यूनिट है और ये लिविंग फंक्शन की तरह काम करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल से बने होते हैं, तो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लाइफ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू। टिश्यू से आप क्या समझते हैं? तो देखो, अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, उन्हें टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर साथ साथ दिया जा रहा है, जैसे कि ब्लड, जाइलम, फोलम, है ना, और इसके अलावा जो है मसल्स।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम के जो है अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स हैं, सीव प्लेट्स हैं, फोलम पेरेंचाइमा है और फोलन फाइबर्स है। अगला क्वेश्चन देखो, जो कॉन्सर्ट हॉल के जो रूफ यानी कि छत होते हैं वो कर्व्ड क्यों होते हैं वो आपने बताना है। तो देखो जो कर्व्ड सीलिंग हॉल्स है, मतलब कि कॉन्सर्ट हॉल की जो छत होती है वो कर्व्ड होती है बिकॉज इट हेल्प्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि ये साउंड को रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से जो आवाज है वो हॉल के कोने कोने तक जाती है, ठीक है। पंजाबी मीडियम में भी आंसर जो है वो साथ साथ दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाई लगेज केप्ट एट द रूफ ऑफ अ बस टाइड विद अ रोप, यानी कि जब बस की छत पर सामान रखा जाता है उसे रस्सियों से बांध दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे रीजन है ड्यू टू इनर्टिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्टिया ऑफ मोशन। तो बस जो है वो मोशन के फॉर्म में है, ठीक है, जो सामान है वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो क्या होगा, अगर जब बस चलेगी तो जो है जो सामान है वो गिर सकता है बस से, इस करके उसे बांध दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखो जो कि है क्वेश्चन नंबर 28 कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसको आपने डिफाइन करना है। तो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो बताता है कि जितना भी एक्शन होता है उसके लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो जो कि है हमारे पास कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपने डिफाइन करना है, यानी कि इसकी परिभाषा देनी है, ठीक है। तो ये बताता है कि इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के थ्रू विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि उनके मास के प्रोडक्ट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो डिस्टेंस है ना उसके बीच में जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। The force is all along the line joining the center of two object, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है when we say that work is done is said to be done। तो हम कब कहते हैं कि कोई काम जो है वो किया गया है, तो हम कहते हैं work is said to be done when force acting on an object displaces it from its initial position। तो हम तब कहते हैं कि कोई काम किया गया है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अपने इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन से उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, तब हम कहते हैं कि कोई काम जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 31 कि व्हाट एनर्जी चेंज टेक प्लेस व्हेन यू रन अ बाइसिकल। तो जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी एनर्जी जो है वो काम करती है। तो देखो जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और इस दौरान जो है सम ऑफ द मस्कुलर एनर्जी चेंजेस इनटू हीट एनर्जी टू, और हमारी कुछ मस्कुलर एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में भी बदल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एमीबा अपना खाना किस तरीके से प्राप्त करता है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर जो है वो देखते हैं यहाँ पर कि एमीबा जो है वो अपना खाना कैसे प्राप्त करता है। एमीबा टेक्स इट्स फूड बाय द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ पिसिडोपोडिया, ठीक है। तो पिसिडोपोडिया के हेल्प से जो है, पिसिडोपोडिया क्या होता है जो उसके फॉल्स लेग होते हैं, ठीक है, उसके हेल्प से जो है ये खाना जो है वो इनटेक करता है। फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनेबल्स सेल टू एनगल्फ द फूड पार्टिकल। तो जो फ्लेक्सिबल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको खाने के जो टुकड़े हैं उसको निगल लेता है और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। आपको डायग्राम जो है वो भी बनाना है। अगला क्वेश्चन था कि बोहर एटॉमिक मॉडल का जो है आपने स्केच जो है वो बनाना है। तो इस तरीके से आप जो है वो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के हैं हमारे पास, ठीक है, और कोई भी 7 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 तक हो गया था हमारे पास क्वेश्चन, 34 से करेंगे। सॉलिड लिक्विड और गैस को कंपेयर करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता, गैसेस के भी शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होते, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का जो है वो वॉल्यूम फिक्स होता है बट गैस का जो है डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता। सॉलिड को जो है वो दबाया नहीं जा सकता, लिक्विड को कुछ हद तक दबाया जा सकता है, गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा जो इनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होते हैं वो सॉलिड में सबसे कम होते हैं, लिक्विड में ग्रेटर होते हैं और गैसेस में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स हैव ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग देयर पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स में जो है वो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैसेस में सबसे कम होता है। ठीक है, और जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, इसके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लिक्विड के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं और गैसेस के रैंडमली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि पार्टिकल ऑफ मैटर, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पार्टिकल ऑफ मैटर्स के आपने प्रॉपर्टीज जो है वो बतानी है। ठीक है, तो देखो जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, वो लगातार मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल के बीच में अंतर जो है वो आपने बताना है। तो देखो जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं वो जनरली बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जबकि यूकार्योटिक सेल जो है वो बड़े होते हैं। इनका न्यूक्लियर रीजन की अगर हम बात कर ले तो ये पुअरली डिफाइंड होते हैं, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन एंड इज नोन एज न्यूक्लॉइड। ठीक है, इसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो मतलब पुअरली डिफाइंड होते हैं और इसमें जो है विदाउट मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, जबकि यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से दिखाई देते हैं। सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ पे एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल जो है वो ऑर्गेनल जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल जो ऑर्गेनल है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो जो कि है प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपने अंतर बताना है। तो जो प्लांट सेल होते हैं वो जनरली बड़े होते हैं एनिमल सेल के कंपैरिजन में। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें सेल वॉल होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है, ए फॉर एनिमल, ए फॉर एब्सेंट। ठीक है, प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड यहाँ पर एब्सेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है देखो यहाँ पर जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट सेल में स्टोर होता है, जबकि एनिमल सेल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन देखो कि लिमिटेशंस बतानी है, यानी कि सीमाएं या कमियां बतानी है रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक है, ऑफ एटम की। तो देखो यहाँ पर तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन्स की एटम में। ठीक है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन है वो एग्जैक्ट कहाँ पर है वो नहीं बता पाता। इसके अलावा रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो फेल है टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, की एटम में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता कब आती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मास और वेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है उसके बीच में आपने अंतर बताना है। तो जो मास होता है वो टोटल क्वांटिटी है किसी भी मैटर का जो कि वो बॉडी कंटेन करता है, जबकि वेट होता है जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है जो कि अर्थ जो है वो अपनी तरफ खींचते टाइम जो है लगाती है। ठीक है, तो जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, वेट जीरो हो सकता है। जो मास है वो स्थिर रहता है, लेकिन जो बॉडी का वेट होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि जो इंसान का वेट है वो मून पर जाकर 1/6 रह जाता है। ठीक है, जो मास है उसको किलोग्राम में नापा जाता है, जो वेट है उसको किलोग्राम पर वॉट या न्यूटन में नापा जाता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि दूसरा जो है यानी जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है स्पीड और वेलोसिटी में आपने अंतर बताना है। तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही याद रखना है, एस से स्पीड, एस से स्केलर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। अब क्योंकि ये स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है तो ये हमेशा पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। स्पीड जो है वो टाइम रेट है जो कि एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो लगा है वो स्पीड होती है, जबकि वेलोसिटी जो है वो टाइम रेट है जो कि डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रेवर्बरेशन, हाउ कैन इट बी रिड्यूस? तो ये किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है? तो देखो रिपीटेड रिफ्लेक्शन जो है वो साउंड का दैट रिजल्ट्स इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन।
यानी कि जब साउंड जो है वो बार बार टकरा कर जो है फिर वो बनी रहती है ना, तो उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। जैसे कि एक खाली नए घर के कमरे में जो है या किसी बड़े ऑडिटोरियम में जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज कुछ सेकंड तक बनी रहती है, इसी को जो है वो रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक है, तो reverberation can be reduced by covering the roof and wall of the hall by absorbing material like fiber board। तो आवाज जो बेसिकली गूंज रही है इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया जा सकता है जैसे कि फाइबर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि गिव डिफरेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ ब्रॉयलर एंड लेयर्स। तो जो ब्रॉयलर्स होते हैं उनको मीट प्रोडक्शन के लिए उगाया जाता है, जबकि जो लेयर्स होते हैं उनको ग्रो किया जाता है एग प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये मीट प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है, और लेयर्स जो है वो एग प्रोडक्शन के लिए इनको पाला जाता है। इनको अब क्योंकि मीट के लिए जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इनको हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है ताकि इनकी मतलब वेट जो है वो इनका बढ़े। ठीक है, तो हाई प्रोटीन की जरूरत होती है, जबकि जो है यहाँ पर जो है जो एग के लिए जो है बैलेंस डाइट की जो है वो जरूरत होती है। ठीक है, जिसमें कि सभी तरीके के न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल हो। ठीक, इसके बाद बेटा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है कुछ केमिकल नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, उन कंपाउंड को बेसिकली इनके जो है नाम बताना है कि कौन से केमिकल का आपको नाम दिया गया है। तो Na2O ये होता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है AlCl3, ये है Al क्या होता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और Cl3 जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। फिर Na2S है तो Na2 सोडियम, सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। CaCO3 तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है MgSO4, ये हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद बेटा या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था या अगला क्वेश्चन जो कि हमें दिया गया है कि पॉली एटॉमिक आयंस जो है वो क्या होते हैं, एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट है और डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, तो दोनों ही आपने जो है वो बताना है। ठीक है, तो देखो द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स जिसमें कि चार्ज जो है वो फिक्स होते हैं वो पॉली एटॉमिक जो है आयंस होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट आयन हो गया और निट्रेट आयंस हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, वेल लेबल डायग्राम न्यूरॉन्स का बनाना है आपने, और इसके बाद है एपिडर्मिस इन प्लांट जो है वो आपने बताना है। तो न्यूरॉन का डायग्राम जो इस तरीके से बनाएंगे। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन था कि प्लांट में जो है एपिडर्मिस का क्या रोल है वो आपने बताना है। तो ये आउटर कवरिंग देता है उसे, इसके अलावा इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाता है, पानी के लॉस से बचाता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टोमेटा एपिडर्मिस में होता है वो गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियाक मसल एंड आल्सो गिव देयर फंक्शन। तो कार्डियाक मसल के प्रॉपर्टीज बतानी है और उनके काम बताने हैं। तो देखो कार्डियाक मसल की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ब्रांच होते हैं, मतलब कनेक्टेड है एक दूसरे से, और यूनिकुलेट होते हैं। ठीक है, ये मसल्स जो है बिना थके पूरे लाइफ टाइम काम करते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल क्यों है, क्योंकि हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। ठीक है, तो हम चाहे मतलब कि अगर हम चाहते भी है ना तो भी हम इसको कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है 45th क्वेश्चन का ए पार्ट है, अ बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस कैन इट्स डिस्प्लेसमेंट बी 0। तो एक बॉडी जो है वो मतलब कि कुछ डिस्टेंस पर जो है वो मूव करती है, तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, अगर हाँ तो जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखो जो मतलब कि ऑब्जेक्ट है विच हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इन केस एन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव होकर वापस यहीं पर आ गई है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ है ना। तो इस केस में डिस्टेंस तो कवर हुआ है बट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो 0 हो सकता है। अगर एक साइकिलिस्ट जो है वो स्टार्ट करता है अपने घर से साइकिल चलाना स्कूल तक के लिए, वापस घर पे आता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हुआ है, क्योंकि उसका जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है दोनों सेम ही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, ओडोमीटर जो है वो क्या किस चीज को मेजर करता है व्हीकल में, तो ये जो है वो डिस्टेंस जो कि एक ऑटोमोबाइल ने कवर किया है उसको कवर करता है, ठीक है। इसके बाद या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि एक ट्रेन जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, तो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है किस स्पीड पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास वो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम है वो हमें क्या दिया गया है 5 सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन 5 सेकेंड, तो हमने जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो v है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी, ठीक है, बस वैल्यू पुट कर देनी है आपने। तो जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 5, टाइम क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 5 जा 25, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो है 5 सेकेंड में जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकेंड जो है वो हो जाएगी। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, और इसके अलावा सैंपल पेपर 2 और 3 भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो कि जैसे ही कोई न्यू वीडियोस अपलोड हो तो आपको सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।